हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। माय नेम इज उपासना एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी पोम अमांडा, जो कि टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट है। जब पोम्स की बात आती है ना, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ में पोम को समझना। पोम के साथ साथ तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज भी होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बहुत डीप में जाकर आपको सारी पोम्स को पढ़ना पड़ेगा। सो उसको इजी करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द समरी, यू कैन चेक इन द लिंक, आपको मिल जाएगी उसकी समरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू मेमोराइज और रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाते हो ना, उतना आपको पता चलता जाएगा कि पोम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सीबीएसई क्वेश्चन को मोल्ड करके दे सकता है और आपको आंसर कैसे करना है। सो हम जब पोम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे, एंड अलोंग विद दैट आई विल टेल यू द पोएटिक डिवाइसेस जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं। सो इट इज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। ऑथर के बारे में या पोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पोम है ना अमांडा, ये बहुत स्पेशल पोम है क्योंकि ये ना चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वेल, अमांडा एक बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ टीनेज के आसपास की एक बच्ची है। एंड उसकी मदर उसको कंटिन्यूसली उसके बिहेवियर पे, वो जो भी करती है उसकी मम्मी उसको कंटिन्यूसली स्कोल्ड करती हैं। आपको दोनों का एक कैरेक्टर स्केच अपने माइंड में बनाना होगा। एक है मदर और एक है अमांडा इटसेल्फ। अमांडा इज अ गर्ल जो छोटी बच्ची है एंड वो अपनी मम्मा से कंटिन्यूसली डांट खाती रहती है, सारा दिन वो डांट खाती है। एंड एक तरफ है मदर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अमांडा को लेकर, बट वो बार बार उसको डांट रही हैं, बार बार हर चीज़ के लिए उसको टोक रही हैं, नैग कर रही हैं। टोकने को क्या बोलते हैं? बार बार टोकना होता है ना, तो उसको बोलते हैं नैग करना, एनएजी। तो आप दो कैरेक्टर्स अपने दिमाग में लेके चलेंगे, वन इज अमांडा एंड हर मदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पोम है ये हमें थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बता रही है कि किस तरीके से जो बच्ची है वो बार बार अपनी मामा से डांट खाती है। एंड शी स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होता है? दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव बनाना, मतलब इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाना। सो बहुत बार ऐसा होता है, ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन है दैट जब हमें रियलिटी से बचना होता है ना, जब हम इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होते अपनी रियलिटी वाली सिचुएशन को, तो हम इमेजिन करने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज यूटोपिया, एक ऐसा वर्ल्ड जब आप इमेजिन करते हो चीज़ों को। तो अमांडा भी वही करी है, शी इज डे ड्रीमिंग, क्योंकि अपनी मम्मी की बात पे तो वो ध्यान देना छोड़ ही दिया है उसने, तो शी इज कंटिन्यूसली डे ड्रीमिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम नाउ। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Well, this is the first stanza. अब कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी पढ़ने हैं। आपको पता चल रहा होगा ना, आप सेंस कर पा रहे होंगे कि जो उसकी मदर है, अमांडा की मदर है, ये डांट रही है उसको। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। नाउ दिस वर्ड हंच, हंच का मतलब होता है फॉरवर्ड की साइड बेंड हो जाना, ऐसे झुककर बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड हंचिंग ऑफ शोल्डर्स। तो झुककर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ऐसा होता है ना, जब हम चेयर पे या सोफे पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रेट पोजीशन में नहीं बैठते, हम ऐसा बेंड करके बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लाउचिंग पोजीशन। तो वैसे ही बैठी हुई है एंड उसकी मम्मा उसको कंटिन्यूसली ना करें, सीधे बैठो, शोल्डर्स को स्ट्रेट करो, ऐसे लेजी पोजीशन में मत बैठो अमांडा। सो दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ जो हमें पोएम का एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि देयर इज समवन इन द हाउस, वी आर अज्यूमिंग कि वो उनकी मदर है और वो अमांडा को डांट रही है, नेल्स बाइट करने से रोक रही हैं, हंच, डोंट हंच योर शोल्डर्स, बेंड होकर मत बैठो, एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग पोजीशन जिसमें तुम बैठी हुई हो, लेजी मत बनो, बिल्कुल सीधे अपने बैक को करके बैठो। ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कि उसकी मामा उसको डांट रही है। नाउ द पोएटिक डिवाइसेस जो इसके अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन। तो पहले देख लेते हैं एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। एलिट्रेशन मतलब रेपिटेशन ऑफ इनिशियल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। एग्जाम्पल से ही समझो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सिंगल लाइन है एंड इसमें सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो सेम आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो इस लाइन में दिख रहा है आपको एलिट्रेशन। कभी कभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये पैराग्राफ दे देंगे एंड बोलेंगे एलिट्रेशन निकाल के दिखाओ। तो पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है? ये जो एस एस रिपीट हो रहा है ना, दैट इज एलिट्रेशन। देन नेक्स्ट इज रेपिटिशन। नाम में ही पता चल रहा है दूसरा पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन, मतलब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होगा। सो कैन यू टेक अ मिनट एंड टेल मी इसमें क्या रिपीट हो रहा है बार बार? वेल, द नेम अमांडा, अमांडा जो उसका नाम है बार बार आ रहा है ना, ये जो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है ना उसके नाम के बाद और बार बार नाम दिया गया है, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है।
दैट जो भी अमांडा से बात कर रहा है, द पर्सन इज वेरी सीरियस, द पर्सन इज ट्राइंग टू एम्फिसाइज, वो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, बार बार उसको एक एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन. चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे जाते हैं. नाउ देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now understand this. You can see ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ये ब्रैकेट्स में दिया हुआ होगा. There is a meaning behind this. जो ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं that indicates the thoughts that are not spoken. तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो अमांडा की इमेजिनेशन है, अमांडा के वर्ड्स हैं. There is a languid emerald sea. Now the word languid means relaxed. Languid word का मतलब क्या होने वाला है? Relaxed. एमराल्ड सी, ये एमराल्ड एक कलर है बेसिकली. एंड वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, सोल मतलब अकेला, इनहैबिटेंट मतलब निवासी. अ मरमेड, डू यू नो व्हाट इज मरमेड? एक ऐसा इमेजिनरी क्रिएचर या कैरेक्टर है जिसमें अपर बॉडी तो फीमेल जैसी होती है और जो लोअर हाफ बॉडी होती है वो एक फिश की तरह होती है, तो उसको मरमेड बोलते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है. तो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ अमांडा. शी इज सेइंग कि काश मैं मरमेड होती, एक सी के अंदर रहती जो इतना शांत होता. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है ऐसे प्यार से बहते रहना. जैसे पानी के अंदर आप कोई स्टोन डालते हो तो जो वेव्स बनती हैं वो इस तरीके से मूव करने लग जाती है ना, तो एक सेम स्पीड से मूव करते रहना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग. ब्लिसफुली अगेन पीसफुली, बहुत खुशी से बहुत प्यार से घूमते रहना. So she is comparing herself और she wants to be a mermaid. Why a mermaid? अभी वो बच्ची है ना, तो वो कोई और कैरेक्टर तो नहीं सोच पाई, वो मरमेड की तरह रहना चाहती है. उसके दिमाग में पिक्चर बनी हुई है कि एक मरमेड है, काश मैं भी एक मरमेड होती एंड एक सी के अंदर बहुत शांति से ड्रिफ्ट करती रहती, मूव करती रहती और कोई टेंशन नहीं होती. नाउ द क्वेश्चन कैन कम दैट व्हाई अ मरमेड, व्हाई अ लैंग्वेज सी? बिकॉज घर पे तो वो डांट खा रही है ना. शी इज बीइंग कंटिन्यूसली स्कोल्डेड बाय हर मदर. शी वॉन्ट्स टू अवॉइड इट, शी वॉन्ट्स टू एस्केप दैट सिचुएशन. वो सिचुएशन से बचना चाह रही है. वो चाहती है कि वो सारा शोर ना हो, उसकी ममा जो उसको स्कोल्ड कर रही है वो सारे वर्ड्स खत्म हो जाए. दैट इज वाई वो चाहती है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए उसके आसपास जहाँ सब कुछ कैसा हो, रिलैक्स्ड हो, शांत हो. नाउ अगेन आई टोल्ड यू ब्रैकेट्स का मतलब उसके इमेजिनरी वर्ड्स. देन एल्यूजन, यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है. एल्यूजन का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इनडायरेक्ट रेफरेंस, खुद को कंपेयर कर रही है ना अमांडा यहाँ पर मरमेड से, दैट इज द एल्यूजन हियर. तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप, ज़रूरी नहीं है किसी कैरेक्टर से ही करना हो, आप किसी प्लेस से भी कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन से भी खुद को कंपेयर कर सकते हो. डायरेक्टली रेफर नहीं करना है. इनडायरेक्टली वो सोच रही है कि काश मैं मरमेड होती. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है पोएम्स के अंदर तो वो पोएटिक डिवाइस कहलाता है एल्यूजन. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. नाउ अगेन these are the lines of a mother. क्या बात हो रही है? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? टाइडी मीन्स क्लीन करना. I thought I told you to clean your shoes. मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज क्लीन करो अमांडा. अगेन इस लाइन में, इस पैराग्राफ के अंदर क्या प्रेजेंट हो रहा है कि उसकी मदर उसको बोल रहे हैं कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया. शी इज कंसर्न्ड अबाउट हर. देखो यहाँ जो साइकोलॉजी है, ऑफकोर्स हमने बच्चे की साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया है, बट मदर जो उसको कंटिन्यूसली डांट रही हैं उनकी साइड से अगर हम देखें तो शी इज़ कंसर्न, चिंता है उनको अमांडा के बारे में और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए बार बार स्कोल्ड करती हैं. होमवर्क ख़त्म किया, अपना रूम क्लीन किया या फिर अपने शूज़ क्लीन किए. नाउ दीज आर द लाइन्स विच आर सेड बाय हर मदर. अगेन these lines are in the bracket. This means now it is Amanda's turn. What is she thinking now? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now in these lines Amanda is considering herself as an orphan. Orphan का मतलब होता है वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते. तो नाउ अमांडा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है सिचुएशन से कि वो चाहती है कि मैं एक ऑर्फन होती. रोमिंग द स्ट्रीट, रोम इज़ अ वर्ब जहाँ जिसका मतलब होता है इधर उधर घूमना. तो स्ट्रीट मतलब गलियाँ. मैं ऑर्फन होती और उन बच्चों की तरह जिनके पेरेंट्स नहीं होते क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं उनको, तो वो घूमती रहती स्ट्रीट्स पर. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. नाउ बेयर फीट मतलब विदाउट एनी फुटवेयर. ठीक है, सो आपको पता होगा सॉफ्ट डस्ट, मिट्टी में वो अपने पैरों से कुछ पैटर्न बनाती, उसको इतनी आज़ादी होती कि उसको कोई टोकता ही नहीं. दिस इज़ द इमेजिनेशन वर्ल्ड जो अमांडा यहाँ पर सोच रही है. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट.
नाउ द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस मतलब शांति उसको इतनी अच्छी लग रही है साइलेंस कि उसने उसको गोल्डन से कंपेयर किया। गोल्डन इज समथिंग प्रीशियस, है ना, कीमती चीज। तो अभी वो क्या क्रेव कर रही है? साइलेंस क्रेव कर रही है। तो शी इज थिंकिंग द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम तो नहीं है अभी उसको, उसकी ममा उसको सब कुछ गाइड कर रही है, तो अभी उसको फ्रीडम चाहिए, उसको साइलेंस चाहिए, अपनी मदर से छुटकारा चाहिए। तभी उसने खुद को क्या बोला? ऑर्फन बोला। वो चाहती है इस तरीके से, छोटी बच्ची है ना, इसलिए वो इस तरीके से सारी चीज़ों को सोच रही है। नाउ सम पोएटिक डिवाइसेस। द वन मेन पोएटिक डिवाइस जो इसके अंदर यूज हो रहा है दैट इज मेटाफर। काफ़ी बार आपने देखा होगा पोएम पढ़ते टाइम जो खुद दूसरी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट एक रेफरेंस नहीं दिया जाता। कोई बहुत चीज़ अच्छी लगी, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइलेंस। साइलेंस अब यहाँ पर बहुत कीमती चीज़ है अमांडा के लिए, तो उसने उसको क्या बोला? साइलेंस इज गोल्डन। ये एक मेटाफर है। देन फ्रीडम इज स्वीट। क्या फ्रीडम प्रैक्टिकली कभी स्वीट हो सकती है? नहीं ना। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी चीज़ को, इमोशंस को, जो भी बात कहनी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है पोएम्स के अंदर। सो यहाँ पर जो मेटाफर है उसका मतलब यही है, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। फ्रीडम एंड स्वीट का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। साइलेंस इतनी प्रीशियस है कि वो गोल्डन लगने लगी उसको, और फ्रीडम यानी कि आज़ादी अगर वो उसको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, सब कुछ कितना स्वीट हो जाएगा उसके लिए। दिस इज समथिंग जो अमांडा यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर। आई होप आप याद रखेंगे। डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, will you please look at me when I'm speaking to you Amanda। now again these lines symbolize कि वो अभी भी डांट खा रही है and she is not paying attention to her mother's word। जो भी उसकी मम्मी उसको बोल रही है उस पर तो ध्यान ही नहीं है उसका। पहले उसकी मामा ने उसको चॉकलेट के लिए मना किया, चॉकलेट मत खाओ। क्यों मना किया चॉकलेट के लिए? क्योंकि क्या होता है ना, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे अमांडा की एज पूछी जाए तो एक्ने जो होते हैं वो टीन एज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी मदर उसको बोल रहे हैं कि आप चॉकलेट मत खाओ, एक्ने यानी कि फेस पे जो पिंपल्स हो जाते हैं टीनेज में। सो अमांडा भी उसी एज में है, तभी एक्ने वाली बात हो रही है ना उसके घर पे। तो हम उसको लिटिल गर्ल तो बोलेंगे, बट टीनेज के आसपास है वो, बहुत छोटी भी नहीं है। या ये आया हुआ है क्वेश्चन, एक्चुअली पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि अमांडा लिटिल गर्ल होगी, टीनेज होगी, या फिर कौन सी एज में होगी? तो वो टीनेज की तरफ ज्यादा है। एंड कौन सी लाइन्स है पोएम के अंदर जो ये सिंबलाइज कर रही है? दीज आर द लाइन्स, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। तो उसकी ममा कंसर्न है उसकी ब्यूटी को लेकर, उसके फेस को लेकर कि पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, डू नॉट ईट द चॉकलेट्स। अगेन ये मदर का कंसर्न बिहेवियर है, बट अमांडा जो है वो सुनना ही नहीं चाहती। सो शी इज नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू हर वर्ड्स। तभी वो उसकी मामा बोल रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो तुम मेरी तरफ देखो। आप जब किसी से बात करते हो तो आई कांटेक्ट करते हो, तब लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, या आप सामने वाले की तरफ जो है वो उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। यहाँ पर अमांडा जो है वो अपनी मामा की बात को ध्यान से नहीं सुन रही, इसलिए उसकी मामा उसको फिर से डांट के बोलती है कि मेरी तरफ देखो, वाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू माई वर्ड्स। आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। now why she is thinking like that? वो एक टावर में रहना चाहती है जहाँ पर ना ट्रैंकिल का मतलब होता है बहुत ही एक ऐसी जगह जहाँ पर एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि उसकी मदर की बात सुनकर उसको बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, दैट इज द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। वो उसको उससे बचना चाह रही है। तो ट्रैंकिल एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर बिल्कुल शांति होगी माइंड के अंदर, पीस ऑफ माइंड, दैट इज ट्रैंकिल। सो देयर इज अ लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर। उसकी टावर में लाइफ होती, वहीं वो रह रही होती इस रेपेंजल की तरह, एंड आसपास कैसी होती? बिल्कुल शांति होती। देन आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वन थिंग शी इज मेंशनिंग, माना मैं इस तरीके से होती बट कभी भी ना रेपेंजल की तरह मैं अपने बालों को लोगों को यूज नहीं करने देती ताकि वो ऊपर आ सके या फिर मैं नीचे जा सकूं। सो दिस इज समथिंग शी इज कंसर्न्ड अबाउट कि मैं रेपेंजल कैरेक्टर तो बनना चाहती हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बालों से चढ़कर ऊपर आए जैसे रेपेंजल कैरेक्टर किया करती थी। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड। शी वॉन्ट्स टू एस्केप, शी इज क्रेविंग फॉर द फ्रीडम, बट शी डजंट वॉन्ट कि रेपेंजल जैसा कैरेक्टर बनने के बाद भी उसके बालों का कोई इस तरीके से यूज करे। नाउ अगेन इल्यूशन, पहले उसने मरमेड से खुद को कंपेयर किया था ना, वो चाहती थी ऐसी लाइफ, अब वो रेपेंजल कैरेक्टर से कंपेयर कर रही है। दिस इज विच पोएटिक डिवाइस? इल्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, you are always so moody Amanda, anyone would think I nagged at you Amanda। now this tells something about the mother। मदर चाहती तो है कि अमांडा का अच्छा हो,
जो भी उसकी वेलविशर है, वो जो भी उसको टोक रही हैं, बार बार नैग कर रही हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू कि नैग का मतलब होता है बार बार पोक करना या टोकना, तो उसको डांट रही हैं, स्कोल्ड करना बेसिकली, वो उसके अच्छे के लिए कर रही हैं। बट नाउ शी इज सेइंग कि तुम इतना मूडी क्यों हो, तुम्हारे मूड इतने चेंज क्यों होते रहते हैं, कभी तुम सुनती नहीं हो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब सल्किंग का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाना, क्योंकि वो डांट खा रही है तो हर बार ना इरिटेट हो रही है उस डांट से। तो उसकी मामा को भी दिख रहा है ऑफ कोर्स कि वो ध्यान तो दे नहीं रही है, समझ भी नहीं रही है, शी इज गेटिंग इरिटेटेड। नाउ शी इज सेइंग स्टॉप दैट सल्किंग, जो तुम बिहेव कर रही हो इस तरीके से, समझ नहीं रही हो, इरिटेट हो रही हो, वो करना भी बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा तुम बहुत अपने मूड में रहती हो, कभी ध्यान से बात नहीं सुनती हो। Anyone would think that I nagged at you. Now she is somewhere concerned about the society कि मुझे कोई ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें किस तरीके से डांट रही हूँ, या nagging का मतलब बार बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो stop it, ऐसे भी करना बंद कर दो। Now the poem ends here. So before doing the questions, let me tell you the theme of the poem. ये जो poem है ये एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में of course है, आपने देख ही लिया होगा कि बार बार उसकी मामा उसको डांट रही है, but it doesn't mean that mother is not concerned or not a well-wisher of her child. वो उसका भला चाहती हैं, तभी वो उसको बार बार नैग कर रही हैं या फिर पॉक कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो नोबडी इज रॉन्ग, अमांडा भी अपनी तरफ से गलत नहीं है, उसकी मदर का कैरेक्टर भी जो दिखाया गया है वो गलत नहीं है। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में दैट देयर इज ऑलवेज अ जनरेशन गैप, जिसको बिल्ड करने के लिए एक हेल्दी पेरेंटहुड बहुत ज़रूरी होता है। एंड आपको ये पढ़ के लग रहा होगा ना कि हाँ अमांडा बहुत सही है और इसकी ममा गलत है, बट अगर ममा के कैरेक्टर स्केच के ऊपर कुछ आ जाता है तो आप समझेंगे उस चीज़ को दैट मदर इज ऑल्सो अ वेल विशर। मदर जो है वो अमांडा का अच्छा चाहती हैं। द वे शी इज डूइंग थिंग्स समवेयर कैन बी रॉन्ग, जिस तरीके से वो बार बार उसको पोक कर रही हैं वो गलत हो सकता है, बट जो उसकी मदर है वो उसकी वेल विशर अभी भी है, वो अभी भी उसका भला ही चाहती हैं, क्योंकि वो उसकी बैड हैबिट्स को लेकर उसको कंटिन्यूअसली नैग कर रही हैं। सो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? बिकॉज क्या होता है ना, घर में हम ऐसा देखते हैं कि ममा ही होती हैं जो ज़्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों को लेकर, तो यहाँ पर अमांडा को लेकर उसके मदर ही होंगे जो उसको बार बार समझा रहे होंगे चीज़ों को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What could Amanda do if she were a mermaid? ये कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसी पैराग्राफ पे जाएंगे बुक में, जो स्टेंजा दिया हुआ है मरमेड वाला, रीड दैट आउट। नाउ यू विल नो द आंसर कि वो मरमेड अगर बन जाती तो क्या कर सकती थी। अगर वो मरमेड होती है तो शी वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जो कि बहुत ही पीसफुल होती, क्योंकि मरमेड अकेली होगी सी के अंदर, शी वॉन्ट्स दैट टू, अकेली रहती वो वहाँ पर, सोल इनहैबिटेंट लिखा हुआ है ना, मतलब अकेले रहने वाला। ओके, now what else does she crave for? The freedom and she want to drift blissfully। मतलब जिस तरीके से एक मरमेड सी के अंदर होती और बहुत प्यार से और शांति तरीके से वो पानी की वेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती, सेम इज समथिंग जो अमांडा क्रेव कर रही हैं। दैट इज समथिंग अमांडा चाहती हैं, टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द सी विच इज सो रिलैक्स्ड एंड शी वॉन्ट्स टू बी लाइक अ मरमेड। इज अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज शी से सो? क्या अमांडा सच में ऑर्फन है, वो ऐसा क्यों बोल रही हैं? सो दिस इज अ चाइल्ड साइकोलॉजी। वो जिस एज में है अभी वो उसी लेवल पर सोच पा रही है और डे ड्रीम कर रही है कि मैं काश मेरे, क्योंकि उसकी अभी वो डांट खा रही है, उसकी ममा उसको पसंद नहीं आ रही है, तो बोल रही है काश मैं ऑर्फन होती एंड वो स्ट्रीट में घूमती एंड उन बच्चों की तरह डस्ट में जाकर खेलती, सैंड में जाकर खेलती और सैंड में जाकर पैटर्न्स बनाती बिना स्लिपर्स के, जिसके लिए उसके पेरेंट्स जो है उसको डांट रहे होंगे। शी वॉन्ट्स टू एस्केप दैट। क्या सच में वो ऑर्फन थी? नो। वाई डज शी से सो? उसने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर मदर एट दैट टाइम कंटिन्यूसली स्कोल्डिंग हर। उसकी मामा उसको जो बार बार डांट रही थी उसको वो पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इमेजिन किया खुद को कि काश वो एक ऑर्फन होती। Then another question, what does the girl yearn for? What does this poem tells you about the Amanda? जो गर्ल यानी कि अमांडा, yearn मतलब क्रेव करना, क्या चाह रही है वो। एंड नेक्स्ट इज, क्या पोम बताती है आपको अमांडा के बारे में? एक छोटी बच्ची है जो बहुत परेशान और इरिटेट हो चुकी है अपनी ममा की बार बार डांट खाने के बाद। सो शी वॉन्ट्स फ्रीडम, शी वॉन्ट्स पीस, अ स्टेट ऑफ माइंड, अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ये तीन चीज़ें वो चाहती है। पहली क्या है? वो फ्रीडम चाहती है, ठीक है, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहती है। मरमेड से कंपेयर किया था ना खुद को, तो शी वॉन्ट्स अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट।
और एक रेपेंजल की तरह रहना चाहती है क्योंकि उसको फ्रीडम थी, थोड़ा अलग भी रहना चाहती है, आइसोलेटेड रहना चाहती है क्योंकि बार बार वो डांट खा रही है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हमें ये पता चलता है कि अमांडा अपनी मामा से परेशान आ चुकी हैं क्योंकि वो उसको कंटिन्यूअसली स्कोल्ड कर रही हैं एंड शी वांट्स टू एस्केप दैट सिचुएशन। कैसे सिचुएशन में रहना चाहती है? फ्री फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ना हो वहाँ पर, वो अकेली रहे, रिलैक्स एनवायरमेंट हो और कोई उसको नैक करने वाला ना हो। वेल दिस इज इट। आई होप आपको पोम समझ आई होगी। रीड इट एंड साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग्स भी याद करने हैं, उनको याद करके अपने आंसर्स में यूज भी करना है and along with the poetic devices your poem will be finished. We'll see you in the next video. Take care of yourself.